हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 10 कंप्लीट किया। आज हम चैप्टर 11 शुरू कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 11 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो लास्ट चैप्टर में हम लेंस के बारे में पढ़ा था हमने, और उसमें हमने क्या क्या जाना था कि प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है ना। फिर हमने जाना कि लेंसों के द्वारा जो बनाए गए प्रतिबिंब है उनकी स्थिति, उनकी प्रकृति और उनकी जो आपेक्षिक साइज है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे लिए मानव नेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, तो उसकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मानव नेत्र क्या है? ये प्रकाश का उपयोग करता है और हमारे चारों ओर की जो वस्तु है उसको देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। ठीक है, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, है ना, ज्ञानेंद्रियां जिसको बोलते हैं, उनमें से नेत्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, तो इसकी संरचना में क्या होता है? एक लेंस होता है। और मानव नेत्र में लेंस का क्या कार्य है? तो फ्रेंड्स, चश्मे में प्रयोग किए जाने वाले जो लेंस हैं वो दृष्टि दोषों को किस प्रकार से दूर करते हैं, तो इन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर आज हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट चैप्टर में प्रकाश और इसके कुछ गुणों के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हम मतलब कुछ धारणाओं और कुछ परिघटनाओं, तो उसी के बारे में जानेंगे, जैसे कि इंद्रधनुष कैसे बनते हैं और जो श्वेत प्रकाश है उसका रंगों में परिक्षेपण कैसे होता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 11.1 मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है? तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि मानव नेत्र एक बहुत ही मूल्यवान और सुग्राही जो है महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, तो नेत्र एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। नेत्र की सहायता से हम चारों ओर फैले रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। ठीक है, तो आंखें बंद करके हम उन वस्तुओं को जिसकी गंध होती है, जिसमें स्वाद होता है ना, या फिर जो वस्तु जो है वो ध्वनि उत्पन्न करता है, या फिर किसी वस्तु को हम स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं, जबकि आंखों को बंद करके रंगों को नहीं पहचाना जा सकता। तो इसी प्रकार जो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, जिसे हम छूकर, चखकर और सूंघ कर पहचानते हैं, फिर भी क्योंकि हमारे चारों ओर के जो हमारा चारों ओर का जो वातावरण है वो अलग अलग रंगों भरा हुआ है ना, और ये रंग जो है यही जो सारी चीज़ें उसको और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। तो इसको हम इन आँखों के माध्यम से ही देख पाते हैं। ठीक है, मानव नेत्र एक कैमरे की तरह कार्य करता है और कैमरे की भांति है। ठीक है, इसका लेंस जो है एक प्रकाश को ग्रहण करने वाले पर्दे के समान है, जिसको रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, हम चित्र में देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मानव नेत्र का चित्र। तो फ्रेंड्स, सामान्यतः जो कैमरे का आविष्कार जो किया गया है वो मानव नेत्र को देखकर ही किया गया है ना, उसी का एक प्रतिरूप है समझिए। हमारा जो कैमरा वगैरह यूज़ करते हैं जो, वो मानव नेत्र का ही एक प्रतिरूप है, मॉडल है। ठीक है, तो मानव नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं चलिए जानते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं दृष्टि पटल जो लिखा हुआ है, यही हमारा रेटिना है। ठीक है, और यहीं पर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर? इस वाले भाग पे। ठीक है, और ये जो प्रकाश है हमारी आंखों में पड़ती है वो एक पतली झिल्ली से होकर हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है। यहाँ पर आप जो बाहरी परत देख रहे हैं ये वाला भाग, इसी को कॉर्निया कहा जाता है। इसी से प्रकाश जो है हमारी आंखों में प्रवेश करती है। कॉर्निया जो है एक पतली झिल्ली के समान होती है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर वाला भाग यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला, तो यही क्या है? स्वच्छ मंडल या एक्वियस ह्यूमर कहलाता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि ये वाला भाग ना, ये झिल्ली
जो है नेत्र गोलक के आगे पर एक पारदर्शी उभरा हुआ, ये वाला भाग पारदर्शी और उभरा हुआ भाग बनाता है। ठीक है, तो यही नेत्र गोलक की आकृति है। क्या है? नेत्र गोलक। ठीक है, तो ये गोलाकार होता है और इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। किसका? इस नेत्र गोलक का व्यास। ठीक है, तो नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो जो उसका बहुत सारा भाग मतलब अधिकांशतः अपवर्तन जो है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, बाहरी सतह पर होता है ना। ये कार्निया कहाँ पर है? ये वाला बाहर का पोर्शन। ठीक है, फिर ये जो क्रिस्टली लेंस है, ये आप जो देख रहे हो यही लेंस कहलाता है। ठीक है, क्रिस्टली लेंस। ओके, तो ये क्या करता है? तो ये अलग अलग दूरियों पर रखी जो वस्तु है उसका रेटिना पर उसको फोकसित करने के लिए आवश्यक जो फोकस दूरी है ना, उसका समायोजन करता है। ठीक है, कोई वस्तु जो सामने रखी हुई है वो क्या करेगा? इस क्रिस्टली लेंस के माध्यम से रेटिना पर फोकसित किया जाएगा। ओके, फिर आगे क्या है? कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसको परितारिका कहते हैं। ये वाला भाग, ये और ये वाला, ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं, यही परितारिका या आइरिस कहलाती है। ठीक है, परितारिका क्या है? एक गहरा और पेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ओके, तो पुतली क्या करती है? पुतली कहाँ पर है? ये बीच में जो हमको हमारी आंखों में जो काला वाला भाग दिखता है उसी को पुतली या प्यूपिल कहते हैं। इसका क्या काम है? तो पुतली हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अभिनेत्र लेंस, जो है वो रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये वाला जो लेंस है वो रेटिना पर किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और रेटिना एक कोमल और सूक्ष्म झिल्ली होती है। ये जो रेटिना है वो एक झिल्ली है, समझिए, जिसमें बहुत सारी संख्या में प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। ओके, और यहीं पर रॉड और कोन सेल्स होते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही दिया गया है, क्लास 10th के लिए इतना ही स्पेसिफिक है। ठीक है, फिर यहीं पर रॉड और कोन सेल होते हैं। कहाँ पर? रेटिना पर, दृष्टिपटल पर। ओके, फिर रोशनी होने पर ये प्रकाशग्राही कोशिकाएं जो हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, है ना, और क्या करती हैं? विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। फिर जो विद्युत सिग्नल है वो दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। दृक् तंत्रिका मतलब ऑप्टिकल नर्व। ठीक है, कहाँ पहुंचा दिया जाता है? मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है, और मस्तिष्क जो है वो इन जो सिग्नल्स है उसकी व्याख्या करती है। मतलब ये जो सूचनाएं हमको प्राप्त हुई हैं उनको संसाधित करती है, जिससे कि हम किसी वस्तु को वो जैसा है वैसा ही देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये छूट गया है हमारा, ये पक्षमाभी पेशियां या सस्पेंसरी लिगामेंट कहलाती हैं। ठीक है, जो इस लेंस को नियंत्रित करती, समायोजित करती हैं। ठीक है, और कौन सा बच गया? ये काचाभ द्रव, विट्रियस ह्यूमर। ये नेत्र गोलक के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको काचाभ द्रव कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम मानव नेत्र का जो डायग्राम है उसको समझ लिया। अब आगे देखेंगे। तो मतलब हमारे दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होने पर या फिर मल फंक्शनिंग होने पर जो दृष्टि की कार्य है वो उसमें क्षति आ जाती, मतलब उसमें कुछ ना कुछ नुक्स आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए प्रकाश के संचरण में कोई भी संरचना जैसे कि कार्निया, पुतली, अभिनेत्र लेंस, नेत्रोद या फिर काचाभ द्रव या फिर रेटिना जैसी संरचना जो कि प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करती है ना, वो अगर क्षतिग्रस्त हो जाए, है ना, या फिर
हमारे जो ऑप्टिक नर्व हैं जो कि सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, वो अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो हम देखने में असमर्थ हो जाते हैं, मतलब चाक्षुष विकृति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो आपने अनुभव किया होगा कि जब आप तेज प्रकाश से किसी मंद प्रकाश वाले कमरे में प्रवेश करते हैं तो शुरू में आप कुछ देर तक कमरे में जो वस्तु है उसको नहीं देख पाते, जबकि कुछ समय पश्चात आप उसी धीमी रोशनी में आप कमरे की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आँख की जो पुतली है ना, वो जो है वो परिवर्ती द्वारक की तरह काम करती है ना, जिसके साइज को परितारिका की सहायता से जो क्या कहा मैंने, पुतली से प्रवेश करेगा प्रकाश हमारी आंखों में, और आइरिस जो है प्रकाश का जो मात्रा है कम या ज़्यादा उसको एडजस्ट करता है। तो जब प्रकाश बहुत अधिक चमकीला होता है तो ये आइरिस जो है सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देता है, जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। पर जब प्रकाश धीमी होती है तो आइरिस फैलकर पुतली को बड़ा बना देता है, ठीक है, जिससे आँख में अधिक प्रकाश जो है वो प्रवेश कर सके। इसी प्रकार धीमी और तेज प्रकाश में परितारिका की जो शिथिलता है उसी से पुतली जो है वो पूरी तरह से खुल पाती है और हम रोशनी और अंधेरे में भी देख पाते हैं किसी वस्तु को। ठीक है, नेक्स्ट है 11.1 का 1 समंजन क्षमता। तो फ्रेंड्स, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस जो है डायग्राम में देखिए, जो लेंस है ये वाला है ना, तो ये लेंस रेशेदार और जेली के जैसे पदार्थ का बना होता है। ठीक है, इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक जो ये सस्पेंसरी लिगामेंट या सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो रूपांतरण, मतलब इसकी जो लेंस की आकृति है उसमें बदलाव लाया जाता है। किसके द्वारा? ये सिलियरी मसल्स जो है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये जो लेंस है उसकी वक्रता में परिवर्तन होने के कारण इसकी जो फोकस दूरी है वो भी परिवर्तित हो जाती है, और जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस जो है वो पतला हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसकी फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाती है, और इस कंडीशन में हम दूर रखी वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। ठीक है, जब आप आँख के पास किसी वस्तु को रखते हैं तब ये जो पक्षमाभी पेशियां हैं, सिलियरी मसल्स हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, और इससे जो अभिनेत्र लेंस है उसकी वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस जब मोटा हो जाता है, ठीक है, तब हम अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो घट जाती है, इससे हम पास रखी वस्तुओं को क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है। ठीक है, फिर भी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती। ठीक है, किसी छपे हुए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, कुछ भी लिखा है, इसको हम आँख के बिल्कुल पास रखें तो उसे पढ़ने का प्रयास करें तो आपको लगेगा कि प्रतिबिंब जो है वो धुंधला है, या इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है। ओके, किसी वस्तु को आराम से और बिल्कुल क्लियरली देखने के लिए आपको इसे अपने आँखों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। कितने? 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं, और सामान्यतः दृष्टि के वयस्क के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखी जा सकती है उसे ही अल्पतम दूरी कहते हैं। ठीक है, इसे ही निकट बिंदु भी कहते हैं, और किसी सामान्य दृष्टि के लिए ये कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर
वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु या फार पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो सामान्य नेत्र के लिए ये अनंत दूरी पर होता है। और इसी प्रकार आप नोट्स कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को क्लियरली देख पाता है। ठीक है, फिर अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस क्या है, दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ज़्यादा आयु के लोगों में नेत्र का जो लेंस है ना, जिसको अभी नेत्र लेंस मैं बोल रही हूँ, तो वो क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। और इसी स्थिति को मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटरेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि नेत्र की जो दृष्टि है वो कमी या पूरी तरह से क्षीण हो जाती है। ठीक है, तो मोतियाबिंद को शल्य चिकित्सा के द्वारा सुधारा जा सकता है। ठीक है, ठीक किया जा सकता है और वो व्यक्ति जो है वो फिर से अच्छे से देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11.2 दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। तो फ्रेंड्स, दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों होते हैं, केवल एक ही क्यों नहीं होता? तो एक नेत्र के बजाय दो नेत्र होने से हमको बहुत सारे लाभ हैं। इसका हमारा मतलब दो आँख होने से हमारा जो दृष्टि क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाता है ना। और मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि दो नेत्रों का ये लगभग 180 हो जाता है। ठीक है, और फिर किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन के लिए, मतलब उसको देखने के लिए एक आँख के बजाय दो आँखों का होना ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए शिकार करने वाले जो जंतु हैं उसके दो नेत्र उसके कहाँ पर होते हैं, उसके सिर के विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, जिससे कि उन्हें जो अधिकतम विस्तृत क्षेत्र में वो देख पाते हैं। पर हमारे दोनों आँख जो है सिर पर सामने की ओर होते हैं और इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, कम हो जाता है। पर हमको किसी भी वस्तु का त्रिविमीय है ना, त्रिविमीय मतलब थर्ड डायमेंशन, हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप एक आंख बंद करेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो कुछ चपटा या फिर केवल 2 डायमेंशनल दिखाई देगा। और दोनों नेत्र से अगर हम देखते हैं तो हमको वही वस्तु मतलब उसकी जो थर्ड डायमेंशन है, मतलब गहराई है या तीसरी विमा जो है वो हमको दिखाई देने लगती है। और क्योंकि हमारे आँखों के बीच में कुछ सेंटीमीटर का गैप होता है, इसीलिए प्रत्येक जो नेत्र है वो किसी वस्तु का थोड़ा सा उसमें अलग अलग प्रतिबिंब देखता है। ठीक है, और हमारा जो मस्तिष्क है वह दोनों प्रतिबिंबों को संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है और इस प्रकार हमको जो अतिरिक्त सूचना है उसका हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, हम जान सकते हैं कि कोई वस्तु हमसे कितनी पास या दूर है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दृष्टि दोष और उसके संशोधन के बारे में। ठीक है, कभी कभी आँख जो है धीरे धीरे अपनी जो समंजन क्षमता है उसको खो देती है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है वो वस्तुओं को आराम से या स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। ठीक है, तो नेत्र में ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा अपवर्तन दोष के कारण हो जाता है। ठीक है, हमारी दृष्टि जो है वो धुंधली हो जाती है और मुख्य रूप से दृष्टि के 3 अपवर्तन दोष होते हैं। कौन कौन से? पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया बोलते हैं। दूसरा है दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और तीसरा है जरा दृष्टि दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, जरा दृष्टि दोष भी बोलते हैं इसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इन दोषों को जो उपयुक्त गोली लेंस है उसका यूज करके इसको संशोधित किया जा सकता है, इसका निवारण किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने बनता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित रहते हैं ना, नियर साइटनेस जिसको होती है,
तो वो पास रखी वस्तु, मतलब जो पास रखी वस्तु है उसको साफ रूप से देख सकता है, पर दूर रखी वस्तुओं को वो नहीं देख पाता। ठीक है, तो ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है और ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही क्लियरली देख पाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है दृष्टिपटल मतलब रेटिना पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है। ये मैं आपको डायग्राम से बता रही हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो ये क्या है, रेटिना है ना, और ये जो है वस्तु है, तो ये लेंस से होकर मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा, ये नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, और अगर व्यक्ति का जो निकट दृष्टि दोष से युक्त है तो उसका ये वस्तु रखा हुआ है मान लीजिए, तो रेटिना पर न बनकर उसका प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो वो पास रखी वस्तु को तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। ठीक है, तो इस दोष को दूर कैसे किया जाता है और ये दोष जो है वो उत्पन्न क्यों होता है, तो यहाँ पर लिखा है कि इसके दो कारण हैं। निकट दृष्टि दोष के दो कारण है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, जो हमारे ये जो नेत्र गोलक है ये क्या हो जाता है, इधर बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे बढ़ जाता है, इस कारण से होता है। या फिर ये जो नेत्र अभिनेत्र लेंस है इसकी वक्रता जो है वो बढ़ जाती है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अब इसका निवारण कैसे किया जाता है, तो उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, तो ये तीसरा चित्र आप देखिए। तो फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वो मतलब अपसारी लेंस, जिसको क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, उसका उपयोग करके, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अवतल लेंस है, तो वस्तु के प्रतिबिंब मतलब प्रकाश यहाँ से पड़कर फिर रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने लगता है ना। पहले कहाँ बन रहा था, यहाँ पर, फिर इस लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष जो है उसका संशोधन हो जाता है। ठीक है, तो जो अवतल लेंस है वो क्या करता है यहाँ पर, तो वस्तु के प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर ले आता है और इस प्रकार इस दोष का जो है वो निवारण हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बी, दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। तो इसको फार साइटनेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 डायग्राम बना है। तो सामान्य व्यक्ति का कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा, लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र जो है उसका ये नेत्र गोलक है और ये रेटिना है, तो रेटिना से पीछे बनता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं और अच्छे से। तो दीर्घ दृष्टि दोष वाला कोई व्यक्ति है वो दूर की वस्तुओं को तो क्लियरली देख पाता है लेकिन पास रखी वस्तुओं को वो नहीं देख पाता। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु है ना, ये जो निकट बिंदु है वो सामान्य निकट बिंदु से 25 सेंटीमीटर दूर हट जाता है। कितना, 25 सेंटीमीटर दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से या क्लियरली पढ़ने के लिए जो सामग्री है उसको अपने नेत्र के 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूर पर रखना पड़ता है और इसका कारण ये है कि पास से वस्तु पर जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। कहाँ पर, रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। ठीक है, और इस दोष के उत्पन्न होने के 2 कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, पहला है अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। मायोपिया में क्या था कि नेत्र गोलक जो है वो आकार में बढ़ जाता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में नेत्र गोलक का आकार जो है छोटा हो जाता है। ठीक है, तो
इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है? उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस। फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये उत्तल लेंस है जो कि क्या करता है कि दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करता है। ठीक है, ये लेंस अगर हम लोग उत्तल लेंस वाला चश्मा पहनेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब का फोकस है वो कहाँ पर होगा? रेटिना पर होगा फिर से। ठीक है, तो उत्तल लेंस के द्वारा इसका संशोधन किया जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। सी, जरा दूरदृष्टिता मतलब प्रेस बायोपिया। तो ऐसा कब होता है? वृद्धावस्था में नेत्र समंजन क्षमता का घट जाना ही क्या कहलाता है? प्रेस बायोपिया कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो कम होते जाती है और बहुत सारे लोगों में उनका जो निकट बिंदु है वो दूर हट जाता है। ठीक है, तो जो संशोधक चश्मा है उसके बिना उनको पास की वस्तुओं को आराम से देखने में कठिनाई होती है बिना चश्मे के। ठीक है, तो इस दोष को क्या कहा जाता है? जरा दूरदृष्टिता कहा जाता है। और उनके जो सिलियरी मसल्स होते हैं, है ना, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और जो क्रिस्टली लेंस है उसमें लचीलेपन में कमी आ जाती है। ठीक है, पक्षमाभि पेशियों में धीरे धीरे दुर्बल होना तथा क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन में कमी इसका कारण है। ठीक है, फिर क्या होता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष होते हैं। कौन सी? निकट दृष्टि और दूर दृष्टि, दोनों दोष हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करना चाहिए? द्विफोक्सी लेंस मतलब बाइफोकल लेंस का यूज करना पड़ता है। तो जो जनरल टाइप का होता है मतलब सामान्य प्रकार का द्विफोक्सी लेंस है, उसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। उसका ऊपरी भाग जो होता है वो अवतल लेंस होता है और निचला भाग जो है वो उत्तल लेंस होता है। तो अवतल लेंस क्या करता है? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है और नीचे का भाग जो उत्तल लेंस होता है वो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आजकल क्या किया जाता है? आजकल कॉन्टेक्ट लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर शल्य चिकित्सा के द्वारा दृष्टि दोषों का निवारण किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं 11.3 प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। फ्रेंड्स, आज वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं और ये प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन जो है 11.3 हम कल के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट किया कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।